सडन धक्का इंटरव्यू में तब लगता है अगर तुम इंटरव्यू को करेक्ट स्ट्रैटेजी से अप्रोच ना करो। लेस प्रिपरेशन, इनकम्प्लीट रेज्यूमे, ये सब कम टाइम की वजह से नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन या फिर नॉट फॉर्मिंग अ राइट स्ट्रैटेजी की वजह से होता है। यही सब चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में, जैसे डीएसए, प्रोजेक्ट, कोर सब्जेक्ट, रेज्यूमे को कैसे बनाएं और इंटरव्यू को कैसे अप्रोच करें। उसके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डालकर एक अच्छा सा इन डेप्थ पाथ बनाया है, और साथ में मैं खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। हाय, आई एम विशाल, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट, और मैंने अपने प्लेसमेंट के टाइम कुछ अच्छे मेंटर्स या सीनियर होने की वजह से ये सारी चीज़ें इंश्योर कर ली थी। बट एज अ बड़ा भाई मुझे तुम्हें शेयर करना भी बनता है, राइट? अब सर्विस बेस्ड कंपनी में 7 से 12 एलपीए टारगेट हो, या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 15 से 20 एलपीए, दोनों के लिए अलग चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती है। कितना डीएसए, कितना प्रोजेक्ट, सब डिपेंड करता है तुम्हारी टारगेट कंपनी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मिंग द स्ट्रेटेजी। बट अगर मेरी वीडियो और मेरी मेहनत जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट। इससे यूट्यूब की एल्गोरिदम पुश होती है और उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। इंटरव्यू प्रिपरेशन किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में वो स्टूडेंट 4 साल अपनी लाइफ के लगाने के लिए रेडी रहता है। और इस प्रोसेस के बीच में काफ़ी ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत हार्ड होते हैं, क्योंकि उसको इतना एक्सपोजर अभी नहीं होता है उस डोमेन में। तो इसलिए मैंने ये कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप बनाया है, जिसके अंदर तुम अपने करंट सिनेरियो को फिट इन कर अपने लिए कुछ चीज़ें डिसाइड कर पाओगे। तो शुरू करते हैं बिना और टाइम वेस्ट कर। पहला डिसीजन जो तुम्हें लेना होगा वो ये होगा कि तुम कौन सी टाइप की कंपनीज टारगेट करना चाहते हो। यहाँ पर दो टाइप की कंपनीज हैं, एक तो सर्विस बेस्ड और एक प्रोडक्ट बेस्ड। अब ये डिसीजन तुम्हारा बेस्ड ऑन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सूट क्या है उस पर डिपेंड करता है। बेसिकली अगर 2 साल तुमने कॉलेज में लगा दिए हैं और तुम्हारा डीएसए कुछ खास प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो मे बी तुम सर्विस बेस्ड कंपनी में जाकर थोड़ा लेस डीएसए फोकस कंपनी पे फोकस करना चाहो, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी में डीएसए का लेवल उतना हार्ड नहीं होता है। बट ये कंपनी तुमसे लॉजिकल, क्वांटिटेटिव और एप्टीट्यूड के सवाल पूछती है, जो तुम कुछ 15 दिन देकर प्रिपेयर कर सकते हो। वाइल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हैवीली डीएसए फोकस्ड होती है, और इसमें जाने के लिए तुम्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स भी अपने रेज्यूमे में डालने पड़ेंगे। ये सब हम अच्छे से बाद में डिस्कस करेंगे। ये बस एक ओवरव्यू है कि हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके साथ तुम्हारा स्टेज डिपेंड करेगा कि तुम एक फ्रेशर हो या तुम एक्सपीरियंस्ड हो। अगर तुम फ्रेशर हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा रेज्यूमे और उसमें डले हुए प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा मैटर करेंगे। अगर तुम एक्सपीरियंस्ड हो तो तुम्हारे लिए पास्ट एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करेगा देन योर प्रोजेक्ट्स। ऑल्सो अगर तुम कॉलेज में हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारी ब्रांच काफी ज्यादा अफेक्ट करेगी तुम्हारे लर्निंग प्रोसेस को। ये सब मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा कि कैसे तुम्हारी कौन सी ब्रांच अफेक्ट कर सकती है, और सीजीपीए कितना मेंटेन करना है ये भी तुम्हारी ब्रांच और तुम्हारे कॉलेज पर हैवीली रिलाई करेगा। तो एक बार इन डेप्थ चलते हैं और समझते हैं कि हमें क्या क्या चॉइसेस हैं और क्या क्या चॉइसेस लेनी है। तो पहली चीज आती है डीएसए। पर क्यों? मैं हरदम चाहता हूं कि स्टूडेंट्स क्यों को जरूर समझें, कि उन्हें डीएसए क्यों प्रिपेयर करना पड़ता है रेदर देन प्रोजेक्ट्स। क्योंकि काफी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट्स में अच्छा इंटरेस्ट होता है, बट डीएसए उन्हें लगता है कि कभी कंपनी में यूज नहीं होगा, तो फिर क्यों प्रिपेयर करें। अब देखिए, एक इंटरव्यूअर है तो उसको तुम्हारी स्किल जज करनी है। तो उसके पास दो मेथड है, या तो 1 घंटे में तुमसे कोई प्रोजेक्ट बनवाए, या फिर तुम्हें कोई एक सिलेबस दे और तुम्हें बोले कि तुम वो सिलेबस प्रिपेयर करो, और तुम्हें 2 साल में मिलता हूँ और उस सिलेबस पे क्वेश्चन पूछूंगा। अब देखा जाए तो डीएसए थोड़ा कॉलेज टाइप का नहीं लगता कि तुम्हें 6 महीने कोई सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना होता है और लास्ट में तुम एग्जाम्स देते हो। तो ये मेथड काफ़ी हैवीली रिलाइड अपॉन है, क्योंकि इसके अंदर तुम 6 महीने की नॉलेज एक 3 घंटे के एग्जाम से जज कर पाते हो। सिमिलरली इंटरव्यू में भी उस 3 घंटे के इंटरव्यू के अंदर, जो कि एक सिलेबस पे बेस्ड है, तुम्हारी स्किल्स जज की जाती है। ऑल्सो इंटरव्यूअर को ये पता लगता है कि तुम्हें बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज है और तुम उनको अप्लाई करना भी जानते हो, जो कि उसको कंपनी में भी कहीं ना कहीं यूज आएगा। तो ऐसा नहीं है कि डीएसए बिल्कुल ही वेस्ट होता है। ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज डिबगिंग, जो कि मैं बाद में एक एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा। अब आती है चीज कि हम कितना टाइम डीएसए पे दें। इसके लिए मैंने एक इन डेप्थ रोड मैप अपने चैनल पे भी डाला हुआ है, जिसके अंदर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से लेकर रिसोर्सेज वगैरह सब कवर किया हुआ है। बट अगेन इस फेज में तुम्हें बहुत ज्यादा डिबगिंग पे फोकस करना है। आई टेल यू बेस्ड ऑन माई स्टोरी। तो मैंने जब स्टार्ट किया था अपने कॉलेज जर्नी में, तो मैंने एक जॉब ली थी कोडिंग ब्लॉक्स में, जिसमें मेरे को 50 रुपीज पर क्वेश्चन मिलता था स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो बेसिकली उनका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के क्वेश्चन अगर मैं सोल्व कर दूंगा तो मेरे को 50 रुपीज पर क्वेश्चन देंगे। अब इससे मेरे को फाइनेंशियली इतना हेल्प नहीं मिला, लेकिन मेरी डिबगिंग पावर इतनी अच्छी हो गई, क्योंकि अब मैं काफी सारे प्रोडक्शन सिनेरियो अपने माइंड में ही ड्राई रन कर पाता हूँ। तो मेक श्योर यू फोकस हैवीली ऑन डिबगिंग एंड सोल्यूशन को कॉपी करने में इतना ज़्यादा फोकस ना रखो। दूसरी चीज़ जो मेरे साथ अच्छी हुई इज़ कि मैंने 11th और 12th में कोडिंग ली थी, तो हर बच्चे को ये लगता था कि मेरे को ऑलरेडी कोडिंग थोड़ी आती है, तो इसलिए हर बंदा अपना कोड ला लाकर मेरे से डिबग कराता था। उससे भी मेरी डिबगिंग पावर थोड़ी स्ट्रेंथन हुई। तो डीएसए तो मैंने ब्रीफली कवर कर लिया है कि तुम्हें कितना टाइम देना चाहिए, और तुम उस रोड मैप वाले चैनल पर जाकर देख सकते हो। रफली इसमें 5 से 6 महीने तुम देकर एक स्ट्रॉन्ग डीएसए बना सकते हो, या फिर एक डिसेंट डीएसए बना सकते हो बेस्ड ऑन योर करंट लेवल। अब डीएसए के बाद आता है ब्रांच। अब ब्रांच एक हैवी रोल प्ले करेगा। अगर तुम सीएससी के अंदर हो तो तुम्हें सिलेबस के साथ जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है और उन पे जो बेसिक एल्गोरिदम्स हैं वो ऑलरेडी कवर हो जाएंगी। बट अगर तुम एक नॉन सीएससी ब्रांच से हो तो तुम्हें वो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर भी अलग से कवर करना पड़ेगा, विच आई थिंक टेक्स सम टाइम
क्योंकि उसके साथ तुम्हें अपने कोर सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। और सीजीपीए, आई थिंक इवन दो दिस सीजीपीए डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज, बट ऐसा कई सिनेरियो में हुआ है कि दूसरी ब्रांचेस को एक सर्टेनली हाई सीजीपीए पे होना पड़ता है सेम इंटरव्यू में बैठने के लिए, जितना एक सीएससी ब्रांच एक लोअर सीजीपीए पे भी बैठने देती है। लेट्स से अगर सीएससी ने 8 सीजीपीए को कट ऑफ रखा है, तो मे भी ऐसा हो कि इलेक्ट्रिकल वालों का कट ऑफ 8.5 हो। ये सब डिपेंड करता है तुम्हारे कॉलेज पे। तो फर्स्ट ईयर से ही कुछ अच्छे सीनियर्स दोस्त बनाओ जिनसे तुम ये सब चीजें पूछ सको, अगर तुम्हारा ऑन कैंपस प्लेसमेंट का ऑप्शन है तो। ऑफ कैंपस में सीजीपीए इतना मैटर नहीं करता है, बट डिसेंट सीजीपीए स्टिल रखना एक अच्छी बात होती है। आई एम नॉट सेइंग कि टॉप करो, बट एक डिसेंट तो रखो ही। जैसे मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिथम मेरे को अपने फ्रेशर ईयर्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगती थी, बट सिंस मेरे को वो एग्जाम्स के लिए पढ़नी थी, मेरी मर्ज सॉर्टिंग अपने आप एग्जाम्स के थ्रू क्लियर हो गई। जबकि जो इलेक्ट्रिकल में होगा, आई थिंक उसको उतना ही टाइम मर्ज सॉर्ट में अलग से भी लगाना पड़ेगा। अब डीएससी के क्वेश्चंस में कितना टाइम दे, ऑल्दो मैंने रोड मैप में वो कवर किया है, बट अगर तुम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, बेसिकली तुम्हें वो एल्गोरिथम नहीं आती और तुम वो एल्गोरिथम सीखना चाहते हो, तो उस क्वेश्चन पर 15 मिनट देकर एल्गोरिथम समझना इज विल बी अ बेटर ऑप्शन रेदर देन स्टेइंग 2 आवर्स ऑन द सेम क्वेश्चन। अगर तुमने वो एल्गोरिथम पहले समझ रखी है और अब तुम प्रैक्टिस या फिर टाइम बाउंड करने के लिए वो क्वेश्चन कर रहे हो, तो इजी क्वेश्चन पे 10 से 20 मिनट देना, मीडियम क्वेश्चन पे 30 से 40 मिनट देना और हार्ड क्वेश्चन में 50 से 60 मिनट देना इज अ गुड टाइम। अब इसके बाद आता है डेवलपमेंट, क्योंकि तुम्हें अब डेवलपमेंट भी सीखना पड़ेगा। आई नो बहुत सारी चीजें हैं, बट दे विल वर्थ इट, और एक रोड मैप है तो यू कैन गेट स्टार्टेड। अब प्रोजेक्ट्स में ऑल्सो इट डिपेंड्स कि तुम एक्सपीरियंसड हो या तुम फ्रेशर हो। अगर तुम फ्रेशर हो तो प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, बट अगर तुम एक्सपीरियंसड हो इसी जगह, तो पास्ट एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रेदर देन प्रोजेक्ट्स, क्योंकि प्रोजेक्ट्स को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बनाना बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो इसलिए जब इंटरव्यूअर देखता है तुम्हें एज अ कैंडिडेट, तो फॉर एक्सपीरियंस पीपल दे यूजुअली प्रेफर्ड कि किसी को उसी सेम स्टैक में एक्सपीरियंस हो। तो तुम्हारी फर्स्ट कंपनी और फर्स्ट फील्ड जिसमें तुम काम करोगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर तुम डेटा साइंटिस्ट में फर्स्ट जॉब करते हो, तो स्विच करना फुल स्टैक में थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना इफ यू आर चूजिंग द जॉब। ऑल्सो डेवलपमेंट से एक और फायदा होता है कि उससे तुम्हें कोडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है, क्योंकि तुम्हें एक प्रोजेक्ट अपने सामने बिल्ड होता दिखेगा। ऑल्सो अगर तुम्हारे पास इंटर्नशिप नहीं है, तो तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो कुछ कंपनियां तुम्हें प्रोजेक्ट के बेसिस पे भी हायर करती है, बट उनका रेशियो बहुत कम होता है। इसका रेशियो कुछ 20-80 रहता है। तो 20 कंपनीज तुम्हें प्रोजेक्ट के बेसिस पे हायर करती है और 80 कंपनीज तुम्हें डीएससी के बेसिस पे करती है। तो इट विल बी बेटर इफ यू हैव डीएससी एज स्ट्रॉन्ग, बट तुम्हें डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब प्रोजेक्ट कौन से स्टैक में बनाएं, तो उसके लिए तुम डेवलपमेंट में वेब का प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, बेसिकली मर्ज स्टैक, मीन स्टैक में, या फिर पाइथन जेंगो भी यूज करके बना सकते हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन। या ऐप डेवलपमेंट में तुम कोटलिन, रिएक्ट नेटिव या फ्लटर यूज करके कोई ऐप भी बना सकते हो। ML AI थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि ML AI के अंदर अगर तुम एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाते हो जिसके अंदर कोई भी यूजर इंटरफेस नहीं है, तो इंटरव्यूअर उसको अच्छा रिगार्ड नहीं देता। तो अगर तुम ML AI पे कुछ भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो इट विल बी बेटर अगर तुम उसको एक UI के साथ रैप कर दो। तो बेसिकली मर्ज वेब डेवलपमेंट विद MIAL एंड दैट विल बी बेटर देन योर वेब डेवलपमेंट या फिर सिर्फ ऐप का प्रोजेक्ट। बट आई वोंट सजेस्ट कि क्रिएटिंग जस्ट ML या AI का प्रोजेक्ट। अब आता है क्वेश्चन कि कितने प्रोजेक्ट होने जरूरी है। एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट होना इज डिसेंट एंड इज रिक्वायर्ड ऑल्सो बाय द प्रोडक्ट कंपनीज। और सर्विस बेस्ड कंपनी में तुम एक से भी चला लोगे, बट एक प्रोजेक्ट तुम्हारे रेज्यूमे को खाली छोड़ देगा। तो 2 प्रोजेक्ट एटलीस्ट होने से तुम्हारा रेज्यूमे भी थोड़ा भरा हुआ दिखेगा। वेल दैट्स जस्ट माई सजेशन, बट उसके बाद तुम 2 बनाओ, 3 बनाओ, दैट्स अप टू यू। बट मेक श्योर कि तुम डीएसए को इस दौरान लो प्रायोरिटी पे ना लो, क्योंकि अगर तुमने डीएसए पहले करी होगी डेवलपमेंट प्रोसेस के टाइम, ऐसा ना हो कि तुम वो डीएसए भूल जाओ। तो मेक श्योर कि तुम साइड बाय साइड थोड़ी डीएसए भी प्रैक्टिस करते रहो व्हाइल यू आर लर्निंग डेवलपमेंट, क्योंकि एट द एंड फर्स्ट राउंड्स में डीएसए ही पूछा जाता है। अब तुम्हें अगर वेब डेव का रोड मैप चाहिए तो वो मैंने चैनल पे डाला हुआ है, और अगर ऐप डेवलपमेंट का चाहिए तो वो भी कुछ ही दिनों में आ रहा है। लेकिन अगर हम ब्रीफली कवर करें तो तुम्हारा वेब डेवलपमेंट इंक्लूड करता है कोई भी फ्रंट एंड, कोई भी बैक एंड और एक डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करना। उससे कम कुछ भी एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं कंसिडर होता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम कैलकुलेटर ऐप बना दोगे या फिर तुम HTML CSS से कोई भी क्लोन बना दोगे, तो वो तुम्हारा प्रोजेक्ट कंसिडर नहीं होगा, एंड दैट इज कंसिडर टू बी अ वेरी बैड प्रोजेक्ट। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमें डेव के अंदर स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए कि नहीं। स्पेशलाइजेशन देखो एक पर्सनल चॉइस होता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई स्टैक या तुम्हें कोई फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, और अगर तुम्हें लगता है तुम अपनी लाइफ के उसको अगले 3-4 साल तो यूज़ करोगे ही, तो उसमें इन डेप्थ जाना अच्छा रहता है। बट अदर देन दैट जूनियर्स को मैं हरदम ये सजेस्ट करता हूँ टू बी जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। उसका मतलब होता है कि तुम ट्राई तो हर चीज़ करो, बट तुम इन डेप्थ किसी में ना जाओ। इसका मैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देता हूँ। अगर तुम इन डेप्थ जा रहे हो और तुम्हें यही नहीं पता कि उससे बेटर कोई और चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो इन डेप्थ जाने से तुम कुछ चीज़ें मिस आउट कर दोगे। इसलिए आई विल सजेस्ट कि पहले तुम हर चीज़ का एक्सपीरियंस ले लो, ताकि तुम उसमें से फाइंड कर सको कि तुम्हारा पैशन किस में होता है। ऑल्सो अगर इसको मैं इंडस्ट्री स्टैंड पॉइंट से देखूं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 की लेवल पर भी हरदम LLD में ब्रेथ नॉलेज चेक की जाती है। जैसे कि अगर तुम्हें 3 साल का एक्सपीरियंस भी है माइक्रोसॉफ्ट में और तुम इंटरव्यू देते हो गूगल में, तो गूगल तुमसे इन डेप्थ चीज़ें नहीं पूछेगा, वो तुमसे ब्रेथ पूछेगा कि कब कौन सा डेटाबेस यूज होता है, कौन से डेटाबेस में कौन सा फर्क होता है, क्या चीज़ किसके लिए ऑप्टिमाइज्ड होती है, बट वो तुम्हें इन डेप्थ नहीं पूछता है। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि पहले जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स बनकर फिर एक में मास्टरी करें तो अच्छा रहता है। तो ये हो गई स्पेशलाइजेशन की बात। अब आती है अगली चीज़ जो कि है कोर सब्जेक्ट्स।
ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। अब कोर सब्जेक्ट्स में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, ऊप्स, डीबीएमएस और कंप्यूटर नेटवर्किंग। और ये जो फाइनल ब्रैकेट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो लोग सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव, एप्टीट्यूड और लॉजिकल, ये चीज़ें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इतना नहीं पूछी जाती है, कुछ कुछ में पूछी जाती है, जैसे जो बैंक टाइप की कंपनीज होती हैं जैसे कि गोल्डमैन सैक या फिर डी शो। बाकी सर्विस बेस्ड कंपनी जैसे टीसीएस, इन्फोसिस में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, बट इनको प्रिपेयर करने के लिए 10 से 12 दिन इनफ रहते हैं। अगर ऊप्स, डीबीएमएस और नेटवर्किंग के लिए तुम्हें रोड मैप चाहिए तो वो मैं एक अलग वीडियो में बना दूंगा, बट ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं हर चीज को इन डेप्थ एक्सप्लेन करने लगूँ। तो कमेंट बिलो अगर तुम्हें इन डेप्थ भी वीडियो चाहिए, आई विल बी हैप्पी टू मेक दैट एज वेल। और अगर तुम्हें एडवाइस या रोड मैप चाहिए फॉर सर्विस बेस्ड कंपनी ताकि तुम 7 से 12 लाख का पैकेज टारगेट कर पाओ, तो कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट टू। आई एम टारगेटिंग 70 कमेंट्स। अगर 70 कमेंट आते हैं तो मैं एक वीडियो उस पर भी रिलीज कर दूंगा। अब इसके बाद अगला स्टेज आता है टू बिल्ड योर रेज्यूमे। अब रेज्यूमे इज दैट स्टेज जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत चीजें करते हैं, जैसे रेज्यूमे में स्किल्स को ऊपर डाल देना या फिर अपने कॉलेज कमेटी में जो करी हुई चीजें हैं उनको ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देना। तुमने अपने कॉलेज कमेटी में क्या किया है, तुम किसके लीड थे, किसके हेड थे, उससे किसी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो उसको रेज्यूमे में डालो ही मत, या डालो तो सबसे नीचे डालो। रेज्यूमे बनाते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारी कुछ चीजें जैसे तुम्हारा एटीएस स्कोर कई बार कंपनी शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम यूज करती है, तो मेक श्योर कि तुम्हारा रेज्यूमे एटीएस कंप्लायंट हो। अब रेज्यूमे बनाने की भी इन डेप्थ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, वो मैं अगले 1-2 वीक के अंदर एक वीडियो में डाल दूंगा। बट जनरल कंटेंट यही है कि तुम एटीएस सपोर्ट बनाओ, तो बेसिकली तुम ओवरलीफ को यूज करो। ओवरलीफ एक प्लेटफॉर्म है जिसपे लेटेक्स को यूज करके रेज्यूमे बनते हैं और वो एटीएस सपोर्टेड होता है। किसी का टेम्पलेट लो और उसमें वैल्यू चेंज करके अपना रेज्यूमे बना लो। ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस ना रखना, ज्यादा वाइट स्पेसेस ना रखना, इंपैक्ट को पहले हाईलाइट करना, इंपॉर्टेंट टैग को बोल्ड कर देना, ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हें रेज्यूमे बनाते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। एंड अगेन, कॉलेज इवेंट का लीडर होना रेज्यूमे में नहीं आना चाहिए। वो सब चीजें तुम बस अपने पैशन के लिए या तुम्हें इंटरेस्ट हो तो करो, उसको रेज्यूमे में डाल के तुम्हें कोई भी लेवरेज नहीं मिलेगा। अब ये होती है इन जनरल टेक स्पेसिफिक चीज जो तुम्हें प्रिपेयर करनी चाहिए फॉर इंटरव्यू। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि है कॉन्फिडेंस। अब इसके लिए मैं अपनी एक स्टोरी बताना चाहूंगा। मेरा रिसेंटली एक इंटरव्यू था जिसके अंदर मेरे को लार्जेस्ट सब एरे निकालना था, बट मैं इतने कॉन्फिडेंस में गया था कि मैंने लीड कोड कर रखा है, मैंने ये कर रखा है और मेरे को चीज़ें आती हैं, कि मैंने पहली चीज़ जो करी वो थी उस एरे को सॉर्ट। अगर तुम एरे को सॉर्ट करते हो सब एरे के प्रॉब्लम में, तो तुम उसकी ऑर्डरिंग चेंज करते हो, तो उसमें लार्जेस्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। ये चीज़ मेरा इंटरव्यू आइडेंटिफाई नहीं कर पाया क्योंकि मैं इतना भरा हुआ था कॉन्फिडेंस से, उसको लगा कि मैंने जो अप्रोच किया है वो सही ही है, एंड आई पास्ड इन द कोडिंग राउंड। इससे मैं ये चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि तुम अभी इन टच हो अपने डीएसए से। क्या पता तुम्हारा इंटरव्यूअर जो कि डेव कर रहा है डे इन डे आउट अपनी कंपनी में, उसको डीएसए का अभी इतना कॉन्टेक्स्ट ना हो। तो ऑलवेज कीप दैट कॉन्फिडेंस कि तुम्हें आता है। प्रैक्टिस करते टाइम कुछ तुम एक लिस्ट बना लो वो 10-12 प्रॉब्लम्स की जो तुम्हें बहुत ईजी लगते हैं, लेकिन वो इन टर्न है भी कॉम्प्लेक्स। तो हर इंटरव्यू से पहले अगर तुम वो 10-12 क्वेश्चन कर लोगे तो वो तुम्हारे माइंड को एक कॉन्फिडेंस देगा कि मैं ये हार्ड प्रॉब्लम्स भी बड़े आराम से कर पा रहा हूँ, तो आई नो एवरीथिंग। उससे तुम्हारा अप्रोच टुवर्ड द इंटरव्यू चेंज होगा एंड यू विल बी एट अ बेटर स्टेज। तो ये हुई कॉन्फिडेंस की बात। अब आता है कि अप्लाई कैसे करें। अब देखो, एआई आने के बाद मार्केट है बहुत ज्यादा खराब, तो तुम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से ही इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। लिंक्डइन जॉब्स, इंस्टा हायर करके प्लेटफॉर्म है उस पे, या फिर Naukri.com। अगर तुम्हें सर्विस बेस्ड जॉब चाहिए तो Naukri.com पे बहुत सर्विस बेस्ड जॉब्स रहती हैं। उधर तुम इंटर्नशिप्स के लिए स्टार्टिंग से ही अप्लाई करने लग जाओ। और लिंक्डइन तुम्हारा एक टूल होगा जिसको तुम्हें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और फर्स्ट ईयर से ही एक अच्छे कनेक्शंस बनाने चाहिए जिनको तुम रिक्वेस्ट भेजो और बाद में तुम उनको रेफरल के लिए अप्रोच कर पाओ। अगर तुम्हारे सीनियर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इन जनरल टेक प्रोफेशनल्स को भी रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट करो। सो दिस वाज एवरीथिंग अराउंड द रोड मैप ऑफ हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू इफ यू आर एट अ वेरियस स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। इनके अंदर डीप डाइव वाला कंटेंट मैं किसी अलग वीडियोस में निकाल के पोस्ट करूंगा, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।